दोस्तों, मैं आपको अपना असली नाम और उस जगह का पता तो नहीं बता सकता, पर आपको मेरी इस आप बीती को सुनना बहुत जरूरी है, ताकि आप भी लालच में एक कदम न उठा लें जो मैंने उस रोज उठा लिया था। लिहाजा मैं अपनी और उस जगह की गोपनीयता बनाए रखने के लिए काल्पनिक नामों और जगहों का इस्तेमाल करूंगा। पर इस कहानी के अंत होते होते आप समझ जाएंगे कि मैं भारत के किस कोने की बात कर रहा हूँ और आपको भारत के उस कोने में क्या भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो ये घटना है तब की जब मुझे मेरे सबसे करीबी दोस्त ने उन लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित किया जो बहुत ही गरीब और असहाय हैं, जिनके नसीब में चिकित्सा की बुनियादी सुविधाएं भी बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मैं और मेरा दोस्त पेशे से एक डॉक्टर थे। विक्रांत से प्रेरणा पाकर मैं भी उसके मुहिम का हिस्सा बन गया। उस वक्त विक्रांत पहले से ही भारत के उस कोने में अपनी मुहिम को शुरू कर चुका था जहां के लोग उन बीमारियों से भी मर जाते थे जिनका इलाज बड़ी आसानी से किया जा सकता था। अब बस मेरी बारी थी मुहिम को आगे बढ़ाने की। लिहाजा मैंने फौरन स्वराज एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी, जिससे मैं रात के करीब 2:30 बजे दमका स्टेशन पहुंचा, जहां से मुझे हिसोल के लिए बस लेनी थी। जैसे ही मैं दमका रेलवे स्टेशन पर उतरा तो वैसे ही मेरी नजर प्लेटफार्म के ठीक बगल में एक कतार में सो रहे लोगों पर गई। दरअसल वो ट्रेन के इतने करीब सो रहे थे कि अगर कोई ध्यान न दे तो वो उन्हें रौंदता हुआ उनके ऊपर से गुजर जाए। वो तो गनीमत थी कि मैं किसी जल्दबाजी में नहीं था, नहीं तो मैं भी उनके ऊपर पैर रख देता। खैर, मैं मन ही मन ये सोचता हुआ कि ये किस तरह के बेवकूफ लोग हैं जो इस तरह सो रहे हैं। मैं आगे निकल गया। अभी मैं स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता ही देख रहा था कि तभी मुझे चाय की बड़ी तेज खुशबू आई। वो महक इतनी अच्छी थी कि मेरा चाय पीने का मन कर गया, और जैसे उस चाय वाले पर नजर पड़ी जिसकी केतली से महक आ रही थी, तो वैसे मैं उस चाय वाले के पास पहुंचा और चाय का ऑर्डर देते हुए वहीं बगल में रखे पत्थर पर बैठ गया, जो कि उस चाय वाले का सीटिंग अरेंजमेंट था। अभी मैं चाय के लिए बैठा ही था कि तभी गाड़ी संख्या 14384 की अनाउंसमेंट हुई, जो कि उसी प्लेटफार्म पर आ रही थी जिस प्लेटफार्म पर मेरी ट्रेन आई थी। उस ट्रेन के अनाउंसमेंट होते ही मेरा ध्यान एक बार फिर से उन्हीं लोगों पर गया जो प्लेटफार्म पर सो रहे थे। पर मुझे देखना था कि कतार में सोए हुए लोग अभी भी ऐसे ही सोए रहेंगे या फिर कोई उठेगा भी कि नहीं। अभी मेरी नजर उन सोते हुए लोगों पर ही थी कि इसी बीच चाय वाले भैया ने बोला, भाई साहब, आप क्या उन लाशों की तरफ एकटक देखे जा रहे हैं? उस चाय वाले की ये बोलते ही कि वो सो रहे लोग असल में लाशें हैं, मैं तो बहुत चक्का रह गया। क्योंकि मैं एक डॉक्टर था, इसलिए मुझे जिंदा और मुर्दा के बीच का फर्क तो अच्छे से मालूम था। इसलिए मैं उस चाय वाले पर थोड़ा झुंझुलाते हुए बोला, अरे तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो जो तुम उन जिंदा लोगों को मरा हुआ बता रहे हो? तुम्हें पता है मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरे इस तरह ऊंची आवाज में बात करने से तो चाय वाला समझ गया कि उसने क्या गलती कर दी है। लिहाजा वो बड़े ही नरमी से बोला, देखिए, आप भले ही डॉक्टर होंगे, पर शायद आपको बबरौनी के बारे में नहीं पता। ये जिन्हें आप जिंदा समझ रहे हैं ना, वो 10 दिन पहले मर चुके हैं, जिन्हें उनके परिजन उन्हें सजा दजा के बबरौनी ले जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि वो एक बार फिर जिंदा हो जाएंगे। अभी वो दुकान वाला अपनी ऊट पटांग बातें ही कर रहा था कि इसी बीच विक्रांत का कॉल आ गया। जब विक्रांत से बात हुई तो उसने फौरन ही बस पकड़ने को बोला। लिहाजा मैं बिना चाय पिए ही स्टेशन से बाहर निकल आया और बस स्टैंड पर पहुंचा, जहां हिसोल जाने वाली बस लगी हुई थी। पर जब मैं बस में सवार हुआ तो बस में कोई सवारी ना देखकर मैं बस से फौरन ही नीचे उतर आया। अभी मैं बस से नीचे ही उतरा था कि तभी सामने से आते हुए आदमी ने आवाज देते हुए कहा, हिसोल जाना है क्या? जिस पर मैं जवाब देते हुए बोला, हाँ हिसोल जाना है। मेरे हाँ कहते उस आदमी ने बोला, तो चलो बैठो बस में। ये बोलते हुए वो आदमी बस में चढ़ गया और बस का इंजन स्टार्ट कर दिया। बस के इंजन के स्टार्ट होते ही मैं भी बस में बैठ गया। मेरे बैठते ही बस निकल पड़ी हिसोल के लिए। चूंकि मैं इकलौता ही सवारी था तो ऐसे में मुझे उस आदमी यानी कि बस ड्राइवर पर थोड़ी शंका भी हो रही थी। अब तक रात के 3 बज चुके थे। बस उबड़ खाबड़ रास्तों के साथ हिचकोले खाते हुए आगे चली जा रही थी। फिर इसी बीच वो आदमी यानी कि बस ड्राइवर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, भाई साहब, आपका नसीब बहुत अच्छा है जो मुझे हिसोल से अर्जेंट काम आ गया, नहीं तो मैं एक सवारी के साथ हिसोल का सफर नहीं करता।
ये सुनकर कि बस ड्राइवर की मजबूरी के चलते मेरा फायदा हो गया, मेरे बेचैन मन को थोड़ा सुकून मिला। साथ ही हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई और हम दोनों के बीच बातचीत चली रही थी कि तभी उस बस ड्राइवर ने बोला, साहब बबरौनी आने वाला है, हो सके खिड़की के बाहर मत देखना। बस ड्राइवर के ये कहने पर कि बस की खिड़की के बाहर मत देखना, मैं उसके उलट खिड़की के बाहर ही देखने लगा। फिर इसी बीच बस की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई तो मेरी नज़र बस के बाहर उन लोगों पर गई जो सड़क पर सोए हुए लोगों के ऊपर मिट्टी की मोटी परत चढ़ा रहे थे। उन्हें ऐसा करता देख मैंने बस ड्राइवर से पूछा, अरे ये क्या कर रहे हैं? आखिर ये लोग सो रहे लोगों पर मिट्टी की मोटी लेप क्यों लगा रहे हैं? मेरे सवाल पूछने पर बस ड्राइवर ने बोला, साहब आप इन सब चक्रों के बारे में ना ही जानो तो ये अच्छा है। उस वक्त तो बस ड्राइवर ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, पर मेरे मन में ये बात घर कर गई। खैर तकरीबन सुबह के 4 बजे के आसपास मैं हिसोल उतर गया जहां विक्रांत मेरा वेट कर रहा था। फिर उसके बाद मुझे विक्रांत अपने अस्पताल ले गया, यहाँ वो रहता भी था। कुछ देर आराम करने के बाद विक्रांत ने बताया कि यहाँ के लोगों को विलायती उपचार पर विश्वास नहीं है, इसलिए ये लोग यहाँ इलाज करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आते, बल्कि घरेलू इलाज या फिर तंत्र मंत्र यानी कि झाड़ फूक से ही काम चला लेते हैं। ऐसे में उन्हें जागरूक करना और विलायती इलाज के लिए मनाना बहुत ही जरूरी है। विक्रांत की बात तो सही थी, देहातों में ऐसा ही तो होता है। लिहाजा मैं विक्रांत के साथ लोगों को जागरूक करने के अभियान में लग गया, जिसमें हम लोग गांव-गांव जाकर बीमार लोगों का इलाज करते। पर हमारे इतने प्रयास के बावजूद लोग हमें देखते इस तरह से आंख चुराते मानो वो हमारे कर्जदार हों। मैंने सोचा नहीं था कि लोगों की भलाई करने का काम इतना कठिन होगा। खैर मैं और विक्रांत किसी तरह अपना हौसला बनाए रहे, इस उम्मीद में कि देर से ही सही पर अपनी मेहनत रंग लाएगी। इसी बीच विक्रांत को आनन फानन में वापस से घर जाना पड़ा, क्योंकि उसकी छोटी बहन सुधा की तबीयत सीरियस हो गई थी। अब विक्रांत के जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया। वैसे तो बंधुआ मेरे साथ था जो गांव का ही रहने वाला था। एक बंधुआ ही था जो हमें गांव की सारी जानकारी देता था। खैर विक्रांत के जाने के कुछ दिनों के बाद एक शाम जब मैं अपने रूम पर आराम कर रहा था कि तभी बंधुआ आया और बोला, हिम्मत भैया चलो आज आपको एक चमत्कार दिखाता हूँ। उस वक्त तो मैं बंधुआ की बात समझ नहीं पाया कि आखिर वो कहना क्या चाहता है, पर ये सोचकर कि थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा मैं बंधुआ के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। फिर जब मैं बंधुआ के साथ फोकड़ी मेड़ी पहुंचा तो वहां बहुत ही ज्यादा भीड़ जमा थी और सभी काली चुड़ैल आंखें खोलो, काली चुड़ैल आंखें खोलो का नारा लगा रहे थे। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि वो काली माता आंखें खोलो कह रहे हैं, पर जब ध्यान से सुना तो वो सच में किसी काली चुड़ैल का आवाहन कर रहे थे। और जब यही बात मैंने बंधुआ से पूछी कि ये चल क्या रहा है, तो बंधुआ ने बताया कि हमारी बबरौनी में एक बहुत ही पुराना रहस्यमय सुरंग है जिसमें काली चुड़ैल कैद है। यहाँ के लोगों का मानना है कि वो चुड़ैल हमारे हर दुख को खत्म कर सकती है, यहाँ तक कि वो मुर्दों में भी जान डाल सकती है। और आज ये लोग यहाँ इसीलिए जमा हुए हैं। दोस्तों इससे पहले मैं बंधुआ की मुर्दे में जान डालने की बात पर कुछ कहता कि बंधुआ ने मेरा हाथ पकड़ा और उस भीड़ के और करीब ले जाते बोला, हेमंत भैया आप देख रहे हो ना, उन्हें जो मुर्दे पर मिट्टी का लेप चढ़ा रहे हैं, ये लोग मर चुके हैं, पर इन्हें एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश की जाएगी। इन्हें इसी मिट्टी के लेप से पूरा ढक दिया जाएगा और फिर बबरौनी के उस काली चुड़ैल के सुरंग में 1 हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाएगा। और फिर जो चमत्कार होगा ना, वो आप अपनी आंखों से देखना। आज से ठीक 1 हफ्ते बाद। उस वक्त बंधुआ की बात सुनकर और वो लोगों का विश्वास देखकर मैं भी दंग रह गया। ये वही लोग थे जिन्हें हमारे मेडिकल सिस्टम पर जरा भी भरोसा नहीं है, पर काल्पनिक चुड़ैल पर विश्वास था उन्हें। उस वक्त मुझे लगा कि मैं भी किन जाहिलों के लिए शहर की लाइफ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आ गया। इन्हीं विचारों के साथ मैं बंधुआ के साथ वहां से वापस लौट आया। रूम पर लौटने के बाद बंधुआ ने मुझसे सवाल करते हुए बोला, हेमंत भैया आपको हम गांव वाले पागल लग रहे हैं। ऐसा करना, आप किसी भी गांव वालों से मेरे बारे में पूछना, फिर आपको भी गांव वालों की तरह उस काली चुड़ैल की शक्ति पर विश्वास हो जाएगा। इतना बोलकर बंधुआ अपने घर चला गया और वहीं उसके जाने के बाद मैं ये सोचने लगा कि बंधुआ ने अपने बारे में किसी और से पूछने को क्यों कहा। वो खुद भी तो अपने मुंह से बता सकता था। खैर वो रात बड़ी अजीब सी कसम कसमें बीती। सुबह होते ही विक्रांत का कॉल आ गया तो पता चला कि उसकी बहन सुधा आईसीयू में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है उसे।
उस वक्त तो मैं विक्रांत को हौसला ही दे सकता था और मैंने किया भी वो ही। विक्रांत से बात करने के बाद मैं पहुंचा कुरेला स्टेशन। दरअसल मेरी बाइक आ रही थी और उसे ही रिसीव करने मैं स्टेशन पहुंचा। अभी मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि तभी स्टेशन मास्टर ने मुझसे बोला, हेमंत बाबू, आप बेकार में अपना कीमती समय इन गांव वालों के पीछे बर्बाद कर रहे हो। अपने बारे में सोचो जरा। वैसे भी इन लोगों पर आपकी विलायती दवाई काम नहीं करेंगी। उस वक्त मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो स्टेशन मास्टर मेरा मजाक उड़ा रहा है या फिर गांव वालों का। उस वक्त मैंने स्टेशन मास्टर को मुंह नहीं लगाया और ये बोलकर आगे निकल गया कि अभी थोड़ा काम है, फिर कभी मिलता हूँ। ये कहकर अभी मैं कुछ कदम चला ही था कि पीछे से स्टेशन मास्टर ने आवाज देते हुए बोला, अपने उस बंधुआ मित्र से जरा बच के रहना। वो ही इकलौता है जो दोबारा जिंदा होने के बाद अब तक जिंदा है। पता नहीं उसकी मानो से क्या खा के जाना था। स्टेशन मास्टर के ये बोलते ही मेरे कदम एकदम से अपनी जगह ही ठहर गए। मैं तुरंत ही पीछे पलटा और स्टेशन मास्टर के करीब आते हुए बोला, आप मजाक कर रहे हैं क्या? अगर ऐसा होता तो मुझे बंधुआ पहले ही बता देता। मेरे इस सवाल पर स्टेशन मास्टर ने हंसते हुए जवाब देते बोला, अरे वो क्या, जो भी दोबारा जिंदा होता है ना, वो ना तो अपने जिंदा होने की बात अपने मुंह से किसी को बता सकता है और न ही उसके साथ उस काली चुड़ैल ने 7 दिनों तक क्या किया ये बता सकता है। दोस्तों, स्टेशन मास्टर की बात से मुझे बंधुआ की पिछली रात वाली बात याद आ गई, जिसने उसने बोला था आप मेरे बारे में किसी से भी पूछना। मतलब बंधुआ मुझे ये बताना चाहता था कि वो खुद मरने के बाद जिंदा हुआ है। अब अचानक ही मेरी जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ गई और मैंने स्टेशन मास्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सर आपके पास अगर वक्त हो तो मैं बंधुआ और उस काली चुड़ैल के बारे में विस्तार से जानना चाहूंगा। मेरे ये कहते स्टेशन मास्टर ने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप शाम को आइए हमारे घर, रात के खाने पर आपको सब कुछ तसल्ली से बताएंगे। स्टेशन मास्टर के इस वादे के साथ कि वो रात के खाने पर पूरी बात बताएगा, मैं अपनी बाइक लेकर स्टेशन से वापस से अपने रूम पर चला आया, जहां बंधुआ मेरा इंतजार कर रहा था। बंधुआ मेरी बाइक देखते ही बोला, क्या हेमंत भैया नई फटफटिया, अब तो ज्यादा पैदल नहीं चलना होगा। बंधुआ जहां एक और मेरी बाइक देखकर बेहद खुश लग रहा था, तो वहीं दूसरी ओर ये जानकर कि वो मर के जिंदा हुआ है, अब मुझे उसे देखकर घबराहट महसूस हो रही थी। खैर उस वक्त मैंने अपनी घबराहट को जाहिर नहीं होने दिया और बंधुआ के साथ निकल पड़ा बीमार लोगों का इलाज करने। सुबह से शाम तक करीबन 6 से 7 गांव घूमने के बाद मैं बंधुआ को उसके घर छोड़ता हुआ पहुंचा स्टेशन मास्टर के घर, जहां वो मेरी आस लगाए ऐसे बैठे थे मानो मैं उनका दामाद हूँ। स्टेशन मास्टर के घर पहुंचते ही उन्होंने बड़े ही गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और अपने परिवार से मिलवाया। मुझे उनकी खातिरदारी बहुत ही अच्छी लगी, पर मुझे तो बंधुआ और उस काली चुड़ैल के बारे में जानने की उत्सुकता थी, इसलिए मैंने उनसे सीधे सीधे पूछ लिया, आप बंधुआ के बारे में कुछ बताने वाले थे? मेरे बंधुआ के नाम लेते ही उनकी बीवी और बेटी एकदम से खामोश हो गए और एक नजर उन्हें देखने के बाद चुपचाप दूसरे कमरे में चले गए। स्टेशन मास्टर के बीवी और बेटे के दूसरे कमरे में जाने के बाद स्टेशन मास्टर ने बोला, देखो डॉक्टर बाबू, उस काली चुड़ैल के बारे में मैं तो नहीं, पर तुम्हें दामोदर काका ही सही से बता सकते हैं। पर रही बात बंधुआ की, तो आज से करीबन 3 साल पहले वो इसी स्टेशन पर अपनी ट्रेन का आने का इंतजार कर रहा था, जो रात के 11 बजे आने वाली थी, पर खराब मौसम के चलते ट्रेन 3 घंटा लेट हो गई। वही मौसम का मिजाज और भी ज्यादा खराब हो गया और जब बंधुआ को ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी तो शायद वो उस वक्त नींद में था, इसलिए ट्रेन की हॉर्न सुनते ही वो धड़पड़ाते उठा और ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफार्म की तरफ भागा। पर तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और प्लेटफार्म से सीधे पटरियों पर जा गिरा। बंधुआ के नीचे गिरती ट्रेन से बंधुआ की बहुत जोरदार टक्कर हुई और बंधुआ ने उसी वक्त दम तोड़ दिया। हम गांव वालों के लिए तो बंधुआ उसी वक्त मर गया था, पर बंधुआ की दादी के लिए वो अभी भी जिंदा ही था, क्योंकि उसकी दादी ने तय कर लिया था कि वो अपने इकलौते पोते को उस काली चुड़ैल की मदद से फिर से जिंदा कर देगी, और उसकी दादी ने करके भी दिखा दिया। तब से गांव वाले किसी के मरने पर उसका सीधे सीधे अंतिम संस्कार नहीं करते, बल्कि उस काली चुड़ैल के पास जाते हैं। पर हर किसी की किस्मत बंधुआ जैसी नहीं है। स्टेशन मास्टर की बात सुनकर मेरा दिमाग ही सुन्न हो गया। खैर उस रात में बिना कोई सवाल किए स्टेशन मास्टर के घर से वापस अपने रूम पर लौट आया, और जब अगली सुबह बंधुआ आया तो मैंने उससे कहा, मुझे दामोदर काका से मिलना है। मेरे मुंह से दामोदर काका का नाम सुनते ही बंधुआ मुस्कुराया और बोला,
लगता है आपको काली चुड़ैल पर विश्वास हो गया है, इसलिए दामोदर काका से मिलने की बात कर रहे हैं सर आप। उनसे मिलना है तो बबरौनी के उस सुरंग में जाना होगा। दामोदर काका वहीं सुरंग के मुहाने बनी अपनी झोपड़ी में रहते हैं। तो बताओ कब चलना है उनसे मिलने। बंधुआ ने जब ये बोला कि दामोदर काका से मिलने के लिए बबरौनी जाना होगा तो मैं थोड़ी सोच में पड़ गया, क्योंकि बबरौनी यहाँ से काफी दूर था। ऐसे में यहाँ का काम भी मेरे ही जिम्मे था, इसलिए मैंने कुछ वक्त के लिए दामोदर काका से मिलने का प्लान पोस्टपोन कर दिया। पर उनसे मिलने की लालसा कम नहीं हुई। देखते ही देखते वो 7वां दिन भी आ गया, जिस रोज वो लोग फिर से जिंदा होने वाले थे, जिन्हें 7 दिन पहले मिट्टी में पोत के उस काली चुड़ैल की सुरंग में रखा गया था। शाम होते ही बंधुआ मेरे पास आया और बोला, चलो आज अपनी आंखों से काली चुड़ैल का चमत्कार देख लो। उसके ये बोलते ही मैं बंधुआ के साथ एक बार फिर पहुंचा मोड़ी, जहां चमत्कार देखने वालों का हुजूम उमड़ा हुआ था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने नोटिस किया कि वो उन मुर्दों पर चढ़ाई गई मिट्टी की परत अब लाल हो गई है और सख्त भी, मानो किसी आग की भट्टी में उन्हें रखा गया हो। वहीं दूसरी तरफ हर लाश के आगे एक आदमी एक फरसा लिए ऐसे खड़ा था, मानो वो उसके सामने जो भी आएगा उसे वो उसी फरसे से काट देगा। अभी मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आगे क्या होने वाला है कि तभी एक लाश पर चढ़ी मिट्टी की परत के चटकने की आवाज आई और मिट्टी के चटकते उसमें से एक लड़का निकला। अभी वो लड़का निकला ही था कि तभी उसके सामने फरसा लिए आदमी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसके पूछते उस लड़के ने बोला, केशव। उस लड़के के इतना बोलते ही उस फरसे वाले ने उसी वक्त उसकी गर्दन काट दी और वो लड़का एक बार फिर मर गया। इससे पहले मैं बंधुआ से इस बारे में कुछ पूछ पाता कि तभी सभी मुर्दे एक एक करके बाहर निकलने लगे और सभी से उनका नाम पूछा गया और उनके नाम बताते ही उनकी भी गर्दन काट दी गई। दोस्तों, ये मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक और क्रूर मंजर था। कुछ देर में वहां एक गहरी खामोशी पसर गई। फिर इसी बीच जब मैंने बंधुआ से पूछा, जब इन्हें फिर से मानना ही था तो जिंदा ही क्यों किया गया था? इस पर बंधुआ ने बोला, वो जिंदा नहीं हुए हैं, बल्कि उनके शरीर में किसी और की आत्मा थी, इसलिए किसी ने भी अपना वो नाम नहीं बताया जो असल में था, इसलिए उन्हें मानना पड़ा। क्योंकि जिसका शरीर है उसी की आत्मा होनी चाहिए, नहीं तो वो सबके लिए खतरा बन जाएगा। बंधुआ की बात सुनकर मैं इस वक्त खामोश हो गया और वापस लौट आया, पर सारी रात वही भयानक दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमता रहा, जिस वजह से मेरी रात जागते हुए बीती। सुबह होते होते मेरी आंखें भारी होने लगी, पर इससे पहले मैं सोता कि विक्रांत का फिर से कॉल आ गया। कॉल उठाते विक्रांत फूट फूट कर रोने लगा और उसके रोने से मुझे समझते देर नहीं लगी कि सुधा नहीं रही। पर जब विक्रांत ने बोला वो सुधा को काली चुड़ैल की मदद से जिंदा करेगा, तो उसके मुंह से ये सुनकर मैं भी चौंक गया, जिस पर मैं उस पर भड़कते बोला, अबे तू पागल है क्या? तुझे पता है ना बंधुआ के अलावा कोई दोबारा जिंदा नहीं हुआ है। पिछली रात भी करीब दर्जन भर लोगों को गला काटा गया है। क्या तू भी अपनी बहन को जिंदा करके उसका गला काटते हुए देखना चाहता है? मेरी बात सुनकर विक्रांत शांत हो गया और उसके फोन रखते ही मैं उसी वक्त निकल गया विक्रांत के घर पर। जब मैं विक्रांत के घर पहुंचा तो पता चला कि विक्रांत अपनी बहन की लाश को लेकर बबरौनी निकल चुका है। ये जानते मैं विक्रांत को रोकने के लिए बबरौनी के लिए निकल पड़ा, पर उस रास्ते पर मेरा एक्सीडेंट हो गया और फिर जब मुझे होश आया तो मैं आईसीयू में था। मुझे करीबन 2 हफ्ते के बाद होश आया था। होश में आते ही सबसे पहले मैंने विक्रांत के बारे में पूछा तो पता चला कि विक्रांत और उसकी बहन की लाश का कोई पता ही नहीं चल रहा है। आखिरी बार दोनों को बबरौनी में देखा गया था, जिसके बाद से दोनों की कोई खबर ही नहीं है। हॉस्पिटल से छूटते मैं बंधुआ से जाके मिला और उसे विक्रांत और उसकी बहन के बारे में बताया, पर बंधुआ को कुछ भी नहीं मालूम था। दोस्तों, इस हादसे के बाद भी विक्रांत की तलाश जारी रही, पर वो कभी नहीं मिला। इस हादसे ने मुझे इस कदर तोड़ दिया कि मैं वापस शहर लौट आया और फिर से कभी भी बबरौनी का रुख नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर।